नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी सीरीज में जहां पर हम बताते हैं आपको कि आने वाले प्रीलिम्स 2024 में एमपीपीएससी के अंदर आपको किस तरह के प्रश्न, किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसी सीरीज में दोस्तों ये लेक्चर है हमारा 34। तो इससे पहले कि अगर आपने 33 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सिंपली अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर पर हमारे एकेएस सिविल एकेडमी के चैनल पे विजिट करिए और उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट को एक ही जगह पर एक्सेस कर पाएंगे, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और एक ऐसे सब्जेक्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है ज्योग्राफी, भूगोल जिसे हम कहते हैं। हिस्ट्री की तरह ये एक ऐसा टॉपिक है जो इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा बड़ा है। और अब नए सिलेबस के अनुसार एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन आता था वो अब हमसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी भी कोई छोटी नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी का भी। तो ये ज्योग्राफी में एग्जैक्ट क्वेश्चन डालता कहाँ से है एमपीपीएससी, उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। दोस्तों, पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर, आप 1.5 साल मत बोलो, पिछले 1 साल बोल लो, कभी कभार तो लास्ट के 5 या 6 महीने में जो भी चीज भारत से संबंधित न्यूज में चल रही होती है या इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज में चल रही होती है, तो जनरली एमपीपीएससी कई बार ऐसे टॉपिक को उठा लेता है। जैसे मुझे याद है कि 2022 या 23 में एक क्वेश्चन आया था जहां पर वो पूरे इंडिया में किस स्टेट के पास जो पवन ऊर्जा है, जो विंड एनर्जी है, वो कितनी कितनी प्रतिशत किस स्टेट के पास है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था। मैंने आज उस क्वेश्चन को नहीं लगाया बिकॉज मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे ही उसको समझा दूं, क्योंकि आज मुझे एग्जैक्टली एक ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था जिसको दिखा के मैं आज की पूरी वीडियो क्रिएट करूं। आज की वीडियो थोड़ी अलग है, हटके है। तो विंड एनर्जी वाला क्वेश्चन पूरे साल भर कहीं ना कहीं न्यूज में चल रहा था, तो उसी को उठा के उन्होंने डाल दिया। इसी प्रकार से श्रीलंका के आसपास का कोई जगह है जो न्यूज में चल रही है, उसको उठा के वो पूछ लेते हैं। किसी स्टेट के अंदर कोई झील, कोई लेक, कोई तालाब, कोई नदी किसी ना किसी कारणवश खबर में आई, उसको वो उठा लेते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा कि ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं वो एमपीपीएससी कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा वेटेज ऐसे टॉपिक्स को देता है दोस्तों, जो न्यूज में चल रहे होते हैं बीते कुछ महीनों में। तो आज 2024 के आप मान के चलें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा साल, 5 महीने बीत चुके हैं। तो 5 महीने में ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ज्यादा घटनाएं तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक घटनाएं जरूर हुई हैं। और उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन बनाता है, तो उस पैटर्न को बिल्कुल देखते हुए मैं आज आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ज्योग्राफी 2024 इन न्यूज, खबरों के अनुसार हम भूगोल के प्रश्नों को आज जो दोस्तों जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको देखने को मिलता है, और ये हमारे एमपी की करंट अफेयर के नजरिए से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, एमपी की करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर के नजरिए से भी ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मैं पढ़ के बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। रिसेंटली जो सीएजी होते हैं, सीएजी समझते हो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक परीक्षक जिसे हम कहते हैं। तो हमारे भारत के जो सीएजी हैं, जो मतलब इस देश में सबसे बड़े, आप ये समझ लो, ऑडिटर होते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं भारत सरकार के, राज्य सरकार के। तो सीएजी अक्सर क्या है, ऑडिटिंग का काम करते हैं, है ना। तो ऑडिटिंग के काम से संबंधित ये प्रश्न है कि हाल ही में सीएजी ने, मतलब भारत के जो सीएजी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में किस नदी का, उन्होंने मध्य प्रदेश में किस नदी का परफॉर्मेंस ऑडिट किया है, उस नदी के डिग्रेडेशन को देखते हुए। डिग्रेडेशन का मतलब समझते हो, क्षरण जिसे हम कहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नदी में खराब हो रहा है, या तो नदी दूषित हो रही है या नदी का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो उसके अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना सुधार किया गया है, क्या चीजें अभी भी उतनी ही खराब हैं। तो ये पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी है किसने, सीएजी साहब ने एक ये पूरी रिपोर्ट तैयार करी है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट करना, कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसका ऑडिट करना। तो मध्य प्रदेश की किस नदी का सीएजी ने परफॉर्मेंस ऑडिट किया है, ये आपको यहां पर बताना है।
क्या ये बेतवा नदी का सीएजी ने ऑडिट किया है, या नर्मदा नदी का ऑडिट किया है, माही नदी का ऑडिट किया है, या शिप्रा नदी का ऑडिट किया है? अगर आपको जवाब जरूर पता है तो प्रयास जरूर करें। मैं आपको सही उत्तर यहां पे बता देता हूं दोस्तों। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, शिप्रा नदी का ऑडिट किया गया है दोस्तों। शिप्रा नदी का सिंपल परफॉर्मेंस ऑडिट ना भी याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो। पूरे मध्य भारत में, पूरे सेंट्रल इंडिया में एकमात्र ऐसी नदी है ये जिसकी ऑडिटिंग किसने की है? सीएजी साहब ने करी है। तो याद रखिएगा। तो ये भूगोल के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो मध्य प्रदेश का भूगोल हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखते हैं, और कौन सा क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। यहां पर दोस्तों चिनाब नदी को उठाया गया है। नदियों के, रिवर के, झील के काफी प्रश्न हमको एमपीपीएससी में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को इसका जवाब पता हो, और जिनको इसका जवाब नहीं पता है तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, दिखने में लगेगा सरल लेकिन दिमाग को घुमाएगा 10 बार कम से कम। तो पढ़ के देखते हैं। जो चिनाब नदी है, जो कि उत्तर भारत से निकलती है, उत्तर भारत हमारे इंडिया में भी जाती है और पाकिस्तान में भी जाती है, दोनों जगह जाती है चिनाब नदी। तो इसका जो ये जो बनती है, इसका जो ओरिजिनेशन होता है, तो ये कौन सी दो नदियों के संगम से, कॉन्फ्लुएंस से बनती है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि चिनाब नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है। सीधे आपका ऑप्शन यहां पर देखना है, सिंधु नदी और सतलज नदी, या फिर चंद्र और भागा, या फिर जस्कर और सियोक, या फिर नुब्रा और होन्जा नदी। तो यहां पर आपको विकल्प में से जो है चुनना है कि इन दोनों में से, इन सब में से किसके मिलन से चिनाब नदी जो है क्रिएट होती है। तो दोस्तों जो इसमें सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, चंद्र नदी और भागा नदी के संगम से कौन सी नदी बनती है? चिनाब नदी बनती है। ठीक है, यहां पर 2-4 चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये जो आप चंद्र नदी देख रहे हो ना, चंद्र नदी जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो चंद्र नदी कौन से ताल से निकलती है? तो चंद्र नदी जो है दोस्तों वो चंद्र ताल से निकलती है। ताल मतलब छोटी सी झील समझ लो आप। और ये जो भागा नदी है, भागा नदी भी किसी ना किसी झील में से निकलती है। तो ये निकलती है दोस्तों सूर्य ताल में से। कहां से निकलती है? सूर्य ताल में से निकलती है, और ये चंद्र ताल में से निकलती है। अब ये चंद्र और भागा, ये जहां पर इनका संगम होता है उस जगह को कहते हैं तांडी। क्या कहते हैं? तांडी। तांडी बेसिकली एक छोटा सा गांव है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, कहां पर आता है ये? तो ये हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, और काफी टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं, काफी खूबसूरत जगह है। तो उसी जगह पर ये चंद्र और भागा दोनों का जो है संगम होता है, वहां से चिनाब नदी तैयार होती है। और दोस्तों चिनाब नदी के बारे में एक और चीज आप सुन लो, आपने सुना होगा इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि जो सिंधु नदी का जल है उसके प्रयोग से संबंधित एक संधि हो रखी है भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। तो उन्हीं के नजरिए से हम बात कर रहे हैं। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के मद्देनजर चिनाब नदी का जो पानी है वो किसके पास जाएगा? तो चिनाब नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान के पास जो है जाएगा। तो यहां पर आपकी सारी डिटेल्स और सारे फैक्ट्स हो जाते हैं समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है प्रस्थान करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे कहा जा रहा है धेमा जी का शोक किसे कहते हैं। यहां पर धेमा जी किसी अंकल जी का नाम नहीं है, धेमा जी एक जगह का नाम है। धेमा जी का शोक किसे कहते हैं? धेमा जी दोस्तों कहां आता है? तो वो मैं आपको बता दूं, धेमा जी एक टाउन है, एक कस्बा है, जो कि आपको असम स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ का शोक, वहां का शोक। शोक मतलब कोई भी नदी किसी भी जगह का शोक तब बनती है जब उस नदी की वजह से उस जगह पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। तो असम के अंदर आने वाला ये छोटा सा टाउन है धेमाजी। तो इनमें से कौन सी नदी यहाँ पर बाढ़ लेके आती है और इस जगह के लिए एक सौरो का काम करती है, एक शोक का काम करती है, वो आपको बताना है। पहला विकल्प है जियाधल, दूसरा है तीस्ता, चौथा है मेघना, और पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है ये लोहित नदी।
अब इनमें से आप सही जवाब अपने मन में जरूर दीजिए। तीस्ता का नाम सुना होगा, मेघना का नाम भी खूब सुना होगा, लोहित का नाम भी बहुत सुना होगा। सबसे कम जो आपने नाम सुना होगा वो जियाधल नदी है। हो सकता है डेफिनेटली सुना हो, लेकिन ज्यादातर अधिकतम जनता ने नहीं सुना होता है। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वो है जियादल नदी। जी हाँ, जियादल नदी की वजह से धेमाजी नामक इस जगह पर असम में बहुत ज्यादा बाढ़ और तूफान वगैरह आता है, तो इसीलिए धेमाजी का जो शोक है वो जियादल नदी को कहते हैं। अब ये जियादल नदी किस नदी की सहायक नदी है वो भी आपको पता होना चाहिए। सहायक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी। तो किस नदी में से, मतलब किस नदी में जाके मिल जाती है, किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये उसकी सहायक नदी है। कौन सी? जियादल। और जियादल नदी खुद कहां से निकलती है? तो जियादल नदी जो है पहाड़ियों से निकलती है। कहां की पहाड़ियों से? अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र की सहायक कहा जाता है। और धेमाजी नामक जगह पर असम में बहुत ज्यादा बाढ़ लेके आती है, इसलिए धेमाजी का शोक भी इसे कहा जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, आइए इसको जरा हम देखें। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का झील जिला कहते हैं? अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। एक बार सिंपल क्वेश्चन बोलने से पहले इसके ऑप्शंस देख लेना, अच्छे खासे कंफ्यूज आप हो सकते हो। ठीक है, चेन्नई, हो सकता है चेन्नई को आप हटा दो, लेकिन उसके बाद तो फिर सारे सेम सेम से हैं, भोपाल, उदयपुर और नैनीताल। तो इसमें जो पूरा खेल है वो नीचे के तीन ऑप्शन में छुपा है। भारत का झील जिला यानी कि लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो आपने अपने मन में जरूर इसका सही जवाब दिया हो। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं दोस्तों, इसका सही आंसर है नैनीताल। जी हां। अब यहां पर व्यक्ति जल्दबाजी में भावुक होके कौन से ऑप्शन पर टिक लगा सकता है? भोपाल वाले ऑप्शन पर टिक लगा सकता है, परंतु यह हो जाएगा गलत। कोई हो सकता है उदयपुर पर टिक लगा दे, ये भी गलत हो जाएगा। जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? वो है नैनीताल। नैनीताल को भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। अब आप कहोगे सर भोपाल को फिर क्या कहते हैं? तो भोपाल को आप सभी को पता है, भोपाल को क्या कहते हैं? भोपाल को कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ लेक्स। लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बार अपने मोबाइल फोन पे गूगल पे जरूर डालिएगा कि इंडिया में सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं। तो आपको भोपाल का नाम कहीं दिखेगा भी नहीं। आपको क्या नाम दिखेगा? जब भी आपसे गूगल पर सर्च करोगे सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा दोस्तों उदयपुर। जी हां। अब मैं आपको बताता हूं कहानी। भारत में 3 जगहों को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। एक तो आपको पता चली गया, भोपाल को तो आप कहते ही हो सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर को भी दोस्तों सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, झीलों का शहर। और तीसरा और सुन लो, ये हो सकता है आपके लिए सरप्राइजिंग हो, जी हां, कश्मीर को भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ये तीनों नाम को झीलों का शहर सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। लेकिन परंतु जब भी आपसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, झील जिला, तो आंसर क्या आ जाएगा? नैनीताल आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो पिछला प्रश्न निकला है ये वैसा प्रश्न था, एग्जाम में आया, हमने देखा, हमको लगा सही है, और घर पे आके माथा पकड़ लिया, हे भगवान जी क्या हो गया। तो ये उसी कैटेगरी का प्रश्न था। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ऐसे भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछ ही लेता है एमपीपीएससी। कई बार ऐसे ऐसे शब्द दे देता है जो हमने पहली बार एग्जाम में जाके ही सुने होते हैं, लेकिन अब हम पहले से उसके लिए रेडी रहेंगे। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, जिसको शॉर्ट में GFW कहते हैं, नाम से पढ़ के तो समझ में आता है कि कुछ जंगल से संबंधित कोई चीज है। तो ये क्या चीज है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, GFW, बस शब्द दे दिया है, क्या चीज है आइए देखते हैं। क्या ये एक पर्यावरण से संबंधित कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है? क्या फिर ये एक तरह की NGO है जो जंगलों का ध्यान रखती है? क्या फिर ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, वॉच मतलब कोई घड़ी टाइप का कोई खगोलीय उपकरण है, कोई एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस है, कुछ संबंध है इसका स्पेस वगैरह से? कुछ ऐसा तो नहीं है। या फिर ये एक वेब एप्लीकेशन है, मतलब इंटरनेट पर चलने वाला एक तरीके का सॉफ्टवेयर है? क्या है? तो दोस्तों इसमें से कहां कहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है? सबसे पहली बात तो व्यक्ति ऑप्शन नंबर ए में जरूर इसको फिट कर सकता है, क्योंकि ये जंगल, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट भूल हो सकती है। अब मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ कोई जाएगा, लेकिन वॉच देखेगा तो जा सकता है शायद।
एनजीओ के साथ तो अगर आप गए तो ध्यान रखना, फिर एनजीओ के साथ तो मत जाना, कम से कम वो तो सबसे बेकार ऑप्शन वही है इसमें। लेकिन दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है, जी हाँ, वो है वेब एप्लीकेशन। एब्सोल्युटली राइट। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ये एक तरीके का इंटरनेट के माध्यम से चलने वाला सॉफ्टवेयर है जो इस दुनिया के अंदर मौजूद जितने भी जंगल हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, उन सब पर नजर रखता है, कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत नहीं। और इस ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ये आता किसके अंडर में है, तो वो नाम भी आप सुन लो, वर्ल्ड रिसोर्सेस, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये एक संस्थान है, इसके अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर आता है। इस संस्थान के साथ गूगल और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भी टाई अप किया हुआ है ताकि वो अपने सैटेलाइट के माध्यम से पूरे विश्व भर में जितने भी फॉरेस्ट मौजूद हैं उनका एक बहुत अच्छा सैटेलाइट व्यू जो है दे सकें। तो ये क्या है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच? ये एक इंटरनेट पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये वेब एप्लीकेशन है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसको मैं बना रहा था जब इस क्वेश्चन को, तब लिटरली एमपीपीएससी अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन से हमको सताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों इन्होंने एक हमको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र। नाम है पोलर एंड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। लॉन्ग फॉर्म छोड़ो, आप तो शॉर्ट फॉर्म पढ़ो, एनसीपीओआर, एनसीपीओआर। तो ये कहां पर लोकेटेड है, इसकी सीधी लोकेशन पूछ ली है। अब नाम से तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो इसका काम समुद्र से है, रिसर्च करने का काम है इसका, ये तो समझ में आ गया। समुद्र महासागर से रिलेटेड कोई रिसर्च करता है ये। पोलर, पोलर मतलब पोलर तो दो ही जगह होती हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही है ना। ऊपर क्या है, उत्तरी ध्रुव, नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल में इधर क्या है, आर्कटिक, आर्कटिक नामक जगह है। और साउथ पोल में इधर क्या है, एंटार्क्टिका नामक जगह है। तो पोलर इलाके से इसका कोई लेना देना है, तो ये भी हमको समझ में आ रहा है। तो मतलब बड़ी खतरनाक लेवल की इंस्टीट्यूट है। कौन सी लोकेशन पर है ये, चलो देखें। नई दिल्ली, मुंबई, कोची और गोवा। तीन विकल्प ऐसे हैं जहां पर समुद्र टच होता है और एक विकल्प ऐसा है जहां पर समुद्र टच नहीं होता, परंतु राजधानी है तो कंफ्यूज हो सकते हैं हम। इसका खुद का नाम भी समुद्र का लेना देना है, तो हमको तीन ऑप्शन पे स्टिक रहना चाहिए। एलिमिनेट करने के कुछ तरीके सिखा रहा हूं मैं आपको, बेसिक बेसिक। तो समुद्र से संबंधित है तो इन तीन ऑप्शन पे हम रहते हैं, ठीक है, और लॉजिक तो यही कह रहा है हमसे। और अब यहाँ पर अगर आपको इसने आपने कभी नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो फिर दिक्कत 100% आएगी। अपने दिमाग में चलो एक तुक्का ही लगाने की कोशिश करो दोस्तों। जो सही जवाब है वो है गोवा। जी हाँ, ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर बेस्ड है, गोवा में। आपने सुना होगा कि इंडिया के एंटार्क्टिका में 3 रिसर्च स्टेशन है। सबसे पहले लगाया था उन्होंने दक्षिण गंगोत्री, फिर कौन सा लगाया था, फिर एक ऐसी लगाया था ना कुछ, ये भारती नामक का भी एक लगाया था, मैं बहुत टाइम से वो पढ़ा, बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है ना। दक्षिण गंगोत्री था और एक भारती तो जरूर था, भारती तो एक जरूर है, लेटेस्ट है मैं समझता हूँ जो भारती वाला स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री और भारत, दक्षिण गंगोत्री, भारती, और यार दक्षिण गंगोत्री, गायत्री, दक्षिण गंगोत्री, गायत्री और भारती। हाँ, अब इसमें भारती वाला जो है वो सबसे लेटेस्ट है, 2015 के आसपास ही उसको जो है क्रिएट किया गया था। मैं ये सब चर्चा में क्यों ले रहा हूँ वो भी आप सुनो, क्योंकि हम इंडिया वाले ना अब दक्षिण गंगोत्री तो काम करता नहीं है, बस ये गायत्री और ये भारती, बस 2 ही स्टेशन काम कर रहे हैं। अगर आपसे टोटल पूछ लिया जाए तो 3 बोल देना, और एक्टिव कितने हैं तो 2 बोल देना। दक्षिण गंगोत्री बर्फ में डूब गया था 50%, तो फिर उसको अब हटा दिया गया है। तो बेसिकली क्या है कि एंटार्क्टिका में हम जितने भी अपने रिसर्च स्टेशन चला रहे हैं तो वो सारे के सारे यहीं से कंट्रोल्ड होते हैं, गोवा के इस वाले इंस्टीट्यूट से, एनसीपीओआर से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, एंटार्क्टिका के हमारे मिशंस को लेके। तो याद रखिएगा इसका कनेक्शन कहां से है, इसका कनेक्शन है गोवा से। ओके, अच्छा,
उसके बाद आगे देखें, हाँ ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा। आफ्टर पौंडीचेरी, यानी कि पौंडीचेरी के बाद आर्टिफिशियल रीफ्स यानी कि कृत्रिम भित्तियां कहां पर स्थापित की जाएंगी? रीफ समझते हो? रीफ, रीफ मतलब भित्तियां, ऐसी बनावट होती है समुद्र के अंदर जहां पर आपने सुना होगा कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां जिसे हम कहते हैं। तो ये एक ऐसी बनावट होती है समुद्र के अंदर, नीचे कलरफुल कलरफुल टाइप की चट्टानें से होती हैं, तो कैल्शियम से भी बनती हैं, दूसरे मटेरियल से भी बनती हैं, पत्थर टाइप के सा पूरा बनावट होती है। और इसमें फिर कई प्रकार के जो जीव हैं वो आके अपना घर बना के इसमें रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है मरीन लाइफ के लिए, समुद्री जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज होती हैं भित्तियां, रीफ्स। जब जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तब तब कोरल ब्लीचिंग होने लगती है, मतलब इन भित्तियों का जो रंग है वो उड़ने लगता है ज्यादा गर्म तापमान की वजह से। आर्टिफिशियल रीफ्स क्या होती है? आर्टिफिशियल रीफ्स मतलब कुछ एक ऐसी बनावट टाइप का, पत्थर टाइप की सी बनावट बना देते हैं, उसमें छेद 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 से होते हैं, और उसको फिर समुद्र तल पे छोड़ देते हैं किनारे के आसपास। तो वहां पर क्या है, काफी सारे जीव आके इनमें इन पत्थरों में अपना घर बना लेते हैं। तो इसको हम आर्टिफिशियल रीफ कहते हैं, जो समुद्र ने नहीं बनाया, हमने बनाया है, और समुद्र में हम इनको बना के हमने समुद्र में नीचे छोड़ दिया, और फिर अलग अलग समुद्री जीव इसमें अपना घर बना लेंगे, और एक बहुत अच्छा समुद्री जीवन, मरीन लाइफ बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो ऑलरेडी इंडिया ने ये आर्टिफिशियल रीफ्स, कृत्रिम भित्तियां पौंडीचेरी में ऑलरेडी समुद्र के पास डाली हुई हैं। लेकिन पौंडीचेरी के बाद अब दूसरा नंबर किसका आया है इंडिया में आर्टिफिशियल रीफ्स को लेके? क्या ये रामेश्वरम में डाली जाएंगी? क्या ये दमन एंड दियो के पास जो समुद्र है वहां डाली जाएंगी? क्या ये विशाखापट्टनम के पास जो समुद्र है वहां डाली जाएंगी? क्या ये मुंबई के पास जो समुद्र है वहां डाली जाएंगी? तो आप सही जवाब को जरूर देने की जो है कोशिश करिए। इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मुंबई। मुंबई का जो समुद्र है, उसके मुंबई के समुद्र के आसपास जो पत्थर रखे हैं उनको मत इमेजिन कर लेना, जहां पे सब लोग वो मरीन ड्राइव वहां पे फोटो खिंचाते हैं। वो पत्थर तो इसलिए रखे हैं ताकि समुद्र की तेज लहर उनसे टकरा के शांत हो जाए। ये जो आर्टिफिशियल रीफ है ये तो पत्थर नुमा बनावट रहती है ना, सीमेंट की बना देते हैं या कंक्रीट की बना देते हैं, और फिर बिल्कुल किनारे पे जाके बिल्कुल समुद्र के नीचे तल पे छोड़ देते हैं, तो वहां पर फिर इसके अंदर जीव अपना घर बनाते हैं, ये अलग चीज है। तो पौंडीचेरी में एक है, मुंबई में अब जो है इसको डाला जाएगा आने वाले समय में। तो दोस्तों यहाँ पर आज के क्वेश्चंस का सिलसिला होता है समाप्त। आप मुझे बताइएगा कि कैसे लगे आज के ये क्वेश्चंस आपको, और अगर लगातार आपको क्वालिटी हमारे चैनल पर और हमारा जो कंटेंट का डेडिकेशन और जो क्वालिटी है वो पसंद अगर आपको आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हमारे ऐप का डाउनलोड लिंक वहां पे दे रखा होगा, ऐप जरूर इंस्टॉल करें। और जब 23 जून के बाद आप जब प्रीलिम से मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं, तो उसके बाद जो हमारा कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड मेंस कोर्स है उसका पार्ट जरूर बनिए, मजा आ जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।